सभी साथियों को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। ये वीडियो जो बनाया गया है वो है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 11 बुक इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो बुक है, सेकंड बुक जिसे हम कह रहे हैं, उसका जो 6th चैप्टर है जिस रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्रामीण विकास। तो हम इस चैप्टर में जो है व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट और इसके जो मेजर इश्यूज हैं वो इससे रिलेटेड वो कौन से हैं उनको हम इसमें समझ पाएंगे। इसके अलावा जो रूरल एरियाज के जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्रूशियल फैक्टर्स हैं उनको हम समझ पाएंगे। उनका इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहता है वो हम जान पाएंगे। इसके अलावा जो क्रिटिकल रोल ऑफ क्रेडिट है और मार्केटिंग सिस्टम है उसका रूरल डेवलपमेंट में कितना रोल हो सकता है, ये सारी बातें हम जो है इसमें जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्या ये कह रहा है? फर्स्ट, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्रेडिट। Rural development is a comprehensive term which essentially focuses on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. रूरल डेवलपमेंट से हमारी ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ये इंडिविजुअल कोई टर्म नहीं हो सकती, ये बहुत सारे सेक्टर्स को कनेक्ट करती हुई कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसका जो स्पेशल फोकस है या नेसेसरीली जो फोकस होता है वो उन एरियाज का डेवलपमेंट पे रहता है जो कि विलेज इकोनॉमी में डेवलपमेंट में विलेज इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जो पीछे रह गए हैं, लेगिंग बिहाइंड हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन एरियाज के डेवलपमेंट पे फोकस करता है। It is a process whereby the standard of living of rural people, especially poor people, rises continuously. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है रूरल पीपल का, गांव में रहने वाले लोगों का, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें कॉन्टिन्यूसली राइज लाना, और खास करके जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करना ही इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। The basic objectives of rural development are, जो रूरल डेवलपमेंट है उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर सो दैट द इनकम ऑफ द फार्मर्स में इंक्रीज। हम जानते हैं कि जो रूरल एरियाज है वहां पर जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज है वो है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग को इंक्लूड करते हैं, अर्थात कृषि और पशुपालन वहां का मुख्य व्यवसाय होता है। अधिकांश जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों की वो इन्हीं दो सेक्टर्स में काम करती है। तो सीधा सा ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, सो दैट ताकि हम जो ये फार्मर्स हैं, जो लोग इन प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं, उनकी इनकम को इंक्रीज कर सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेटिंग अल्टरनेटिव मींस ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरिया सो दैट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिड्यूस्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज जो हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो इसका जो रूरल डेवलपमेंट का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि रूरल एरियाज में ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ लाइवलीहुड अर्थात आजीविका के लिए जो अन्य साधनों का भी विकास किया जाए, ताकि जो पॉपुलेशन है वहां के जो लोग हैं उनकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो सके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज सो दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज आल्सो अचीव्ड। हम इससे पहले वाले चैप्टर 5th चैप्टर में हम बात कर चुके हैं कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज अगर रूरल एरियाज में इंक्रीज की जाती है तो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा और साथ ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। इससे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और नेचुरली वो इनकम इंक्रीज करेंगी, और जिसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं रूरल डेवलपमेंट के पीछे। अब हम बात करें की एरियाज इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के जो मुख्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर काम किया जाना चाहिए? Some of the areas which are challenging and need fresh initiatives for development in rural India are as follows. अगर हम बात करें कि जो ऐसे एरियाज है जो चैलेंजिंग है, चुनौती भरे हैं, और जहां पर हमें आवश्यकता है कि नए जो पहल वहां पर करें, नई शुरुआत वहां करें डेवलपमेंट की, वो कौन कौन से हैं? तो ये देखते हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी।
रूरल एरियाज की जो लोकेलिटीज हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वहाँ के, उनमें प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ human resources including literacy, more specifically female literacy, education and skill development। खास करके वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काम होना चाहिए, जिसमें हम लिटरेसी को इंक्लूड कर रहे हैं। और लिटरेसी में भी स्पेशली हम बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, तो महिला साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक हेल्थ, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। रूरल एरियाज में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जहां पर हेल्थ जो सेक्टर है उसको हम एड्रेस करें, तो इसमें सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ दोनों को इंक्लूड करते हुए इस पे काम करने की आवश्यकता है, इनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, जो कि हमारे यहाँ आजादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से इनिशिएट किए गए थे, वो काफी वाइड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो उतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो अभी जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर है वो यही है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इनकम रिसोर्सेज हैं वो और ज्यादा डेवलप किए जा सके। नेक्स्ट इज infrastructure development like electricity, irrigation, credit marketing, transport facilities including construction of village roads, feeder roads to nearby highways, facilities for agriculture research and extension and information dissemination। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज में जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रूरल एरियाज, मींस गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंचाई जानी चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटीज, अर्थात उनको अगर किसी समय लोन की आवश्यकता हो तो चीपर इंटरेस्ट रेट्स पे उनको लोन अवेलेबल होना चाहिए। मार्केटिंग, वो जो प्रोड्यूस वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है या रूरल एरियाज में जो भी प्रोड्यूस तैयार हो रहा है उसको सेल करने के लिए मार्केट अवेलेबल हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए, और उसमें स्पेशली हम जो है विलेज रोड्स की बात कर रहे हैं कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना चाहिए, और फीडर रोड्स भी होनी चाहिए जो उनको नियर बाई हाईवेज से कनेक्ट कर सके, ताकि इससे क्या होगा कि सभी लोग, कनेक्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो उनके प्रोड्यूस को मार्केटिंग इजीली हो पाएगी, उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाएगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। साथ ही जो हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, उसमें भी कुछ रिसर्च होनी चाहिए, उसमें कुछ इनोवेशंस होने चाहिए, और उनका एक्सटेंशन होना चाहिए, ताकि नए नए तरीकों से खेती की जाए। मॉडर्न जो वेज ऑफ फार्मिंग है वो लाए जाने चाहिए, जिससे कि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो सके। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र जो है, रूरल एरिया जो है, वहां पर लोगों के पास सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है प्रॉपरली, तो इंफॉर्मेशन जो कनेक्टिविटी है, सूचना जो संचारण है या संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो भी प्रॉपर किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, एम्फसाइजिंग एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक और बात यह है कि विशेष रूप से जो है ऐसे उपाय किए जाने चाहिए, ऐसे मेजर्स किए जाने चाहिए जिससे कि पॉवर्टी को हम रिमूव कर सके, एलिवेट कर सके, और जो इम्प्रूवमेंट लिविंग कंडीशंस है वहाँ के, जो रूरल एरियाज का जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है समाज का, उसको उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रोवाइज किया जा सके। साथ ही इस बात पे भी बल दिया जाए कि एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उन तक भी सबकी पहुंच होनी चाहिए, अर्थात रोजगार तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। तो ये कुछ जो है की सेक्टर्स थे, जो की एरियाज थे रूरल डेवलपमेंट के, जिन पे काम करने की आवश्यकता लगती है। The share of agriculture sector contribution to GDP was on a decline. The population dependent on this sector did not show any significant change. बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी माने जाते हैं, जिसमें हम बेसिक जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के,
इसे हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। उसमें जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में, जो हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बात कर चुके हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, तब जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान था, शेयर था, वो बहुत बड़ा था, जो रिड्यूस होकर के अब लगभग जो है 1/5 पार्ट तक हो चुका है और सर्विस सेक्टर का इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी आज भी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। वो 3/4 से लेकर के हम जो है लगभग एट दैट टाइम इट वाज अबाउट 80, मोर देन 80%, जो कि अभी भी जो है लगभग 50 से 60% के आसपास बेस्ड है। तो ये यहाँ पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आते हैं। Further, after the initiation of reforms, the growth rate of agriculture sector decelerated 2.3% per annum during the 1990s, which was lower than the earlier years. तो deaccelerated, यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें जो रिफॉर्म्स लाए गए, यानी हम खास करके बात कर रहे हैं कि 90s में जो है एलपीजी जो हमारे यहाँ पर लागू की गई, उसके बाद जो ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो डिक्रीज हुई है, डीएक्सेलरेटेड हुई है, और वो 2.3% पर एनम रही, जो काफी लो हो चुकी है। और जो अर्लियर, इससे पहले इसकी ग्रोथ रेट अच्छी थी, जो कि डाउन हो चुकी है। तो ये एक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ की सेक्टर्स थे जो रूरल एरियाज है। अब जो सेकेंड जो टर्म यहाँ डिस्कस करनी थी वो है रूरल क्रेडिट। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटी। कृषि जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटी है, उसमें क्रेडिट यानी साख जो है, पैसा की उधारी जो है, महत्वपूर्ण एक लाइफलाइन के रूप में काम करती है। रूरल क्रेडिट मींस प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। जो किसान है, फार्मिंग नहीं है, फार्मिंग है, तो फार्मिंग कम्युनिटी जो है, किसान समुदाय जो है, उसके लिए क्रेडिट की हमेशा आवश्यकता होती है। जब भी वो कल्टीवेशन करता है, न्यू सीड्स परचेज करने हैं, फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं, ये बहुत सारी उसकी नीड्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए उसको फंडिंग चाहिए होती है, क्रेडिट चाहिए होता है। तो उसको पैसा कहाँ कहाँ चाहिए, ये कुछ की सेक्टर्स हैं। Most farmers in India are small and marginal landholders who practice subsistence farming. They have no surplus for further production. इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल या बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के ओनर हैं, यानी उनके पास जमीन जो है बहुत छोटी है। तो ये ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, ताकि वो अपने लाइफ जीने के लिए ही कुछ कृषि उत्पाद उत्पन्न करते हैं, वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए सरप्लस कुछ नहीं होता है। तो इसलिए भी उनको जब नई क्रॉपिंग करनी है, नई फार्मिंग करनी है, नई फसल उगानी है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए होता है और वो अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड जो डिमांड है वो है gestation period between sowing and harvesting is quite high, so farmers have to borrow to fulfill their various needs during this period. gestation period उस पीरियड को कहा जाता है जब फार्मर जो है बीज उगा देता है खेत में, और अब ये जो फसल पक करके कट के और जो मार्केट तक पहुंचेगी, ये पीरियड जो कहलाता है वो गेस्टेशन पीरियड है। ये बहुत लंबा होता है, ऑलमोस्ट 3 to 4-5 मंथ्स का होता है। तो इस ड्यूरेशन में जो किसान को अपनी वेरियस नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो उसके पास अवेलेबल नहीं होता है। बोरोविंग्स ऑफ ए फार्मर कैन बी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। उसकी जो डिमांड है वो इन उद्देश्यों के लिए भी हो सकती है। प्रोडक्टिव बोरोविंग्स, इनमें पहला बात करें प्रोडक्टिव बोरोविंग्स। प्रोडक्टिव बोरोविंग्स का मतलब है these borrowings include loans to buy seeds, fertilizers and agricultural equipments and implements. तो ये डिमांड, उसकी जो नीड हो सकती है, ये सीड परचेज करने के लिए हो सकती है, फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए हो सकती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लाने के लिए हो सकती है, या इम्प्लीमेंट्स परचेज करने के लिए हो सकती है। तो ये जो उसकी नीड होती है इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव बोरोविंग्स। कुछ अनप्रोडक्टिव बोरोविंग्स होती है। These borrowings include loans for social purposes such as marriage and festive occasions. ये इससे प्रोडक्टिविटी तो नहीं आती है, लेकिन ये उसके लिए आवश्यक एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, जैसे कि जो है सामाजिक जो अवसर होते हैं, जैसे शादी ब्याह है, त्योहार वगैरह होते हैं, उसके लिए भी उसको कुछ खर्चों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अनप्रोडक्टिव बोरोविंग्स के नाम से जानते हैं। अब रूरल क्रेडिट के जो टाइप्स हैं
कैसे कैसे वो क्रेडिट जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं स्पेशली। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो ऐसे लोन जो हैं जिनको वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको प्रोवाइड किए जाए, तो लॉन्ग टर्म कितना होना चाहिए? तो ये 5 to 20 ईयर्स तक का हो सकता है। तो ऐसी नीड्स हो सकती हैं जिसमें उसको बड़ी अवधि के लिए लोन चाहिए होता है। These loans are required to acquire permanent assets like tractors, land, costly equipments, tubewell, etc. These loans are for a period of 5 to 20 years. कुछ उसके रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसे परमानेंट असेट्स उसको लेनी है, ट्रैक्टर परचेज करना है, लैंड परचेज करनी है, या कुछ कॉस्टली ट्यूब इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, या ट्यूबवेल बनवाना खुदवाना है। तो ये जो नीड्स होती हैं इसके लिए पैसा भी बड़ा चाहिए होता है, और इनको पे करने के लिए, रिपे करने के लिए टाइम पीरियड भी बड़ा होता है, जो कि 5 to 20 ईयर्स का हो सकता है। तो ऐसे जो क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं इसको लॉन्ग टर्म क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। दीर्घकालीन साख। सेकेंड जो टाइप है इसका वो है मीडियम टर्म क्रेडिट। These loans are required for purchasing machinery, constructing fences, and digging wells. Such loans are generally stretched over a period of 12 months to 5 years. ये ऐसे लोन्स हैं जिनको मशीनरी परचेज करने के लिए, या फेंसेज या बाउंड्रीज खेतों की बनाने के लिए, मेड़बंदी करने के लिए, या फिर वेल्स कुएं खोदने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जनरली 12 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक के टाइम के लिए होते हैं। इसे हम मीडियम टर्म क्रेडिट के नाम से जानते हैं, मध्यम श्रेणी साख। थर्ड जो टर्म है टाइप है वो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। These loans are required for buying seeds, tools, manure, and fertilizers, etc. This credit is given to the needy borrowers by cooperatives, money lenders, and banks. These loans are for a period of 6 to 12 months. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सीड्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए हो सकती हैं। और इसमें जो है ये पैसा जो है वो बोरोवर्स के द्वारा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे देती हैं, मनी लेंडर्स या बैंक्स दे देते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 to 12 मंथ्स का होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट कहाँ से जो है जो लोग हैं गाँव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कहाँ से क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है। तो क्रेडिट इन द रूरल सेक्टर इज अवेलेबल फॉर द टू सोर्सेज, फ्रॉम द टू सोर्सेज। दो सोर्सेज इसके बेसिकली माने गए हैं, जिन कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, अर्थात ग्रामीण साख के गैर संस्थागत स्रोत। The major non-institutional sources of rural credit are money lenders, friends, relatives, landlords, shopkeepers, and commission agents. इसमें हम गैर संस्थागत जो कैटेगरी है, इसमें हम जो सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं वो हो सकते हैं कि जो गाँव में पैसे उधार देने वाले मनी लेंडर्स हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं जो बड़ी भूमि के मालिक हैं, शॉपकीपर्स हो सकते हैं, या फिर कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं। मनी लेंडर्स प्रोवाइड about 93.6% of total financial requirement of rural areas in 1951-52 and presently it is 30%. अगर हम यहाँ पर डेटा की बात करें तो जो मनी लेंडर्स थे वो जो टोटल रूरल फाइनेंसिंग या रूरल क्रेडिट जो दिया जाता है उसका 93.6% जो है वो 1951-52 में डेटा था, अर्थात वो मनी लेंडर से देते थे। एंड प्रेजेंटली ये डेटा जो ये परसेंटेज जो है वो 30% पर है। द शॉर्ट टर्म credit needs of the farmers are made from the commission agents, friends and relatives, which supply roughly 50% of total rural borrowing. Non-institutional sources of credit are not encouraged by government because of the following reasons. तो यहाँ पर हम पहले बात करें कि शॉर्ट टर्म की जो क्रेडिट नीड्स हैं फार्मर्स की, उनको जो है कमीशन एजेंट्स पूरा करते हैं, फ्रेंड्स करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, और ये जो है मोटा मोटा 50% जो उनकी टोटल बोरोविंग्स है, रूरल बोरोविंग्स, उसका इतना परसेंट इनके द्वारा दिया जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है उनको गवर्नमेंट जो है एनकरेज नहीं करती है, वो उनको प्रमोट नहीं करती है। उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस कौन कौन से हैं? जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स हैं वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फर्स्ट रीजन। दे एक्वायर लैंड ऑन फेलियर टू पे इंटरेस्ट एंड लोन। अगर फार्मर किसी वजह से वो लोन पे रीपे नहीं कर पाता है तो ये मनी लेंडर्स उसकी जमीन को ही एक्वायर कर लेते हैं, इसलिए भी ये नहीं दे, गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती। दे मैनिपुलेट अकाउंट्स,
इसके अलावा वो जो लेन देन के जो अकाउंट्स हैं उसको भी मैनिपुलेट करते हैं। कई बार वो जितना लोन नहीं लिया उससे ज़्यादा उसको रिकॉर्ड में चढ़ा देते हैं, और चूंकि वो जो रूरल पीपल हैं दे आर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उसको नहीं समझ पाते और वो जीवन भर उस जो लोन है उसको रिपे ही नहीं कर सकते और अल्टीमेटली वो अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठते हैं। अब आपके बुक में एक जो विमेन बैंक है उसकी बात की गई है, और ये कौन सा बैंक है? द पुअर विमेन्स बैंक कदमश्री इज विमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन केरला। ये केरला में रन किया जा रहा है, पुअर विमेन्स बैंक कोदम्बश्री। तो ये खास करके महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है केरला में। इन 1995 a thrift and credit society was started as a small saving for poor women with an objective to encourage saving, कि बचत जो है, सेविंग्स जो है उनको इंक्रीज करने के लिए जो गरीब महिलाएं थी उसके लिए एक क्रेडिट सोसाइटी 1995 में तैयार की गई थी। द थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी मोबिलाइज ₹1 करोड़ एज थ्रिफ्ट सेविंग, और इस सोसाइटी ने जो है करीबन करीबन 1 करोड़ रुपया जो है छोटी छोटी बचतों से कलेक्ट किया। These societies have been acclaimed as largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilized. तो प्रेजेंट टाइम में अगर इसकी बात कर रहे हैं तो पूरे एशिया में जो है ये सबसे बड़ी इनफॉर्मल बैंक मानी गई है, जिन्होंने जो है लोगों को पार्टिसिपेट किया और छोटी छोटी सेविंग्स को मोबिलाइज किया। अब हम बात करें सेकंड, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, संस्थागत जो साख के स्रोत हैं वो कौन से हैं? इन रिगार्ड टू रूरल क्रेडिट मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969। रूरल क्रेडिट के मामले में 1969 के बाद एक बड़ा चेंज आया व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड ऑफ रूरल क्रेडिट। कि इस समय पे जो इंडिया ने एक सोशल बैंकिंग का कंसेप्ट लिया और मल्टी एजेंसी अप्रोच को अडॉप्ट किया, ताकि जो रूरल नीड्स हैं क्रेडिट की, रूरल क्रेडिट की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म टू प्रोवाइड द रूरल क्रेडिट, और इस समय के बाद जो है बहुत सारी संस्थाएं तैयार की गई जिनको जो है रूरल क्रेडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। द मेजर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो सोर्सेज हैं इंस्टीट्यूशनल? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में काम कर रही है। It was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. तो ये जो है 1982 में एस्टेब्लिश किया गया और ये टॉप अपेक्स बॉडी मानी गई है जो कि रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में जितनी भी इंस्टीट्यूशन काम कर रही है उन सबको ये कोऑर्डिनेट करती है। इट हैज एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹500 करोड़। इसके पास जो आधिकारिक जो इसकी शेयर पूंजी है वो 500 करोड़ रुपीस है। द आरबीआई has contributed half of the share capital while the other half has been contributed by the government of India. इसके 500 करोड़ की जो कैपिटल है उसमें से इसका आधा शेयर जो है आरबीआई ने कंट्रीब्यूट किया है, जबकि रिमेनिंग हाफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। नाबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, जिसकी हम बात कर रहे थे, फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको हम कह रहे हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है? The grant long-term loans to the state government for subscribing to the share capital of cooperative societies. जो स्टेट्स में या रूरल एरियाज में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, उनको लोन देने के लिए जो है लॉन्ग टर्म लोन से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं नाबार्ड। सेकेंड, take the responsibility of inspecting cooperative banks, regional rural banks, RRBs and primary cooperative societies. इसका एक काम ये भी है कि ये जो रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में या रूरल क्रेडिट सिस्टम में जो कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क कर रहे हैं या रीजनल रूरल बैंक जिनको हम आरआरबीज के नाम से जानते हैं वो काम कर रहे हैं, या प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो काम कर रही हैं, उन सबको जो है इंस्पेक्ट करना, उनका इंस्पेक्शन करने का काम भी नाबार्ड का है। नेक्स्ट, to promote research in agriculture and rural development. रूरल डेवलपमेंट और रूरल एग्रीकल्चरल के मामले में रिसर्च को प्रमोट करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। To serve as a refinancing agency for the institutions providing finance to rural and agricultural development.
जो इंस्टीट्यूशंस रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवा रही है उनको रिफाइनेंस करना, यानी उनको रिफाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में काम करना। नेक्स्ट इज टू हेल्प टीनेज फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स टू कंसोलिडेट देयर लैंड होल्डिंग। इसके अलावा एक काम इसका ये भी है कि जो छोटे फार्मर्स हैं या जो साझी खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट एक जगह करने का काम भी नाबार्ड के द्वारा करवाया जाता है। The National Agricultural Credit Funds has been transferred from RBI to NABARD to form a part of its National Rural Credit Fund. नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं आरबीआई से नाबार्ड के लिए ताकि ये रूरल क्रेडिट फंड बना सके। सेकंड जो इंस्टीट्यूशनल की हम बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एसएचजीज। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम हैज बीन प्रूवन इनएडिक्वेट। जो फॉर्मल जो पहले से चल रहा था फॉर्मल, वो इतना पर्याप्त रूप से जो है फंड अवेलेबल नहीं करा सका, वो इनएडिक्वेट रहा। It has also not been fully integrated into the overall rural, social and community development. साथ ही इसकी वजह से जो है ओवरऑल अगर हम रूरल, सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर भी इंटीग्रेटेड रूप में वर्क नहीं कर पाया, एक कलेक्टिव रूप में वर्क नहीं कर पाया था। तो ड्यू टू द डिमांड ऑफ सम काइंड ऑफ collateral, vast proportion of poor people, rural households were automatically out of the credit network. Self-help groups emerged to fill this gap created by formal credit system. एक फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया और उसमें जो गैप्स रह गए उनको फिल करने के लिए जो है कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार किए और वो निकल के आए बाहर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय ए मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। तो ये ऐसे ग्रुप थे जो इसके जितने मेंबर बन रहे थे तो मेंबर्स जो हैं अब मिल करके थोड़ा थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन सब लोग कर रहे थे और उस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने ही मेंबर्स की हेल्प कर रहे थे। बाय मार्च एंड 2003 मोर देन 7 lakh SHGs more than 7 lakh SHGs had reportedly been credit linked, कि करीबन 7 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंडिया में, या रुपीज नहीं आएगा तो वो क्रेडिट लिंक किए गए हैं। Such credit provisions are generally referred to as micro credit programs। और ये जो क्रेडिट प्रोविजंस जो इनके चल रहे हैं उनको सामान्य रूप से जो है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। SHGs have helped in the empowerment of women. However, borrowings from SHGs are mainly confined to consumption purposes. SHGs ने जो विमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण का जो टारगेट था उसमें काफी अच्छा काम किया है। और एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि जो एसएचजीज हैं उनसे जो लोग बोरोविंग्स होती है, यहाँ से जो लोग ज्यादातर क्रेडिट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो उपभोक्ता उद्देश्यों के लिए अर्थात कंजम्पशन पर्पजेज के लिए ही ले रहे हैं, प्रोडक्टिव पर्पजेज के लिए बहुत कम लिया जा रहा है। तो ये एक इसमें थोड़ा सा माइनस फैक्टर है। थर्ड जो इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, एज ए सप्लीमेंट टू कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स है जिनको हम बैंक ऑफ बड़ौदा जो हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, ये सारे जो बैंक्स हैं इनको कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक्स है ऑल्सो बीन ओपन, तो वो तो रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग कर ही रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रीजनल रूरल बैंक्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। These have been set up under the Regional Rural Banks Act of 1976। RRBs का जो सेटअप किया गया है वो रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976 के अंदर किया गया है। Their banking services are meant for small and marginal farmers and artisans। इनकी जो सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज, वो खास करके जो है स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं, जो सीमांत किसान है और जो कलाकार हैं या जो छोटे छोटे आइटम बनाने के लिए गांव में लोग हैं, उन तक के लिए सीमित रखा गया है। दे कैटर एक्सक्लूसिवली टू द नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन। ये खास करके जो कमजोर वर्ग है समाज का रूरल एरियाज में, उसकी उनकी आवश्यकताओं को एक देखभाल करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। नियरली 90% ऑफ द लोन्स ऑफ RRBs वर प्रोवाइडेड टू द वीकर सेक्शन। जो RRBs के जो लोनिंग है उसका 90% जो है वो वीकर सेक्शन को ही प्रोवाइड किया गया है।
अब रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और प्रोग्राम है जो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC स्कीम, was introduced by the government in 1998-99। ये 1998-99 में प्रारंभ की गई। It facilitates access to credit from commercial banks and regional rural banks। इसके द्वारा जो है फार्मर्स को कॉमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक से क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाता है। अंडर द स्कीम द एलिजिबल फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद ए किसान क्रेडिट कार्ड एंड पासबुक फ्रॉम द रेलिवेंट बैंक। जो बैंक जो किसान को लोन दे रहा है उसकी तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और एक पासबुक दी जाती है। The farmers can make withdrawals and repayments of cash within the credit limit as specified in the किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या किया जाता है कि किसान को एक लिमिट का लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है और किसान जो है उसमें से अपनी आवश्यकता के हिसाब से कभी भी ले सकता है और डिपॉजिट करा सकता है और इस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफी लो होती हैं। KCC हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स है वो है कमर्शियल बैंक्स। They were inducted into the field of agricultural credit under the Banking Reforms Act 1972। 1972 का जो बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट था उसके बाद कॉमर्शियल बैंक्स को बाउंड कर दिया गया कि वो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिटिंग या लोनिंग करेंगे। The share of commercial banks in the supply of agriculture credit has considerably improved। और अब जाकर के काफी बड़े लेवल पे इम्प्रूव हुआ है। It was 46.9% during the year 2006-07। तो 2006-07 तक ये जो है कॉमर्शियल बैंक से जो लोनिंग थी वो 46.9% के आसपास थी। Commercial banks disburse agricultural credit for the purchase of inputs, cattle, tractors, dairy farming, installation of tube wells, etc। तो ये जो लोनिंग की जाती है उसके वेरियस पर्पजेज हैं जैसे कि इनपुट परचेज करने हो, एग्रीकल्चरल इनपुट्स परचेज करने हो, कैटल परचेज करने हो, ट्रैक्टर परचेज करना हो, डेयरी फार्मिंग करनी हो या ट्यूबवेल वगैरह इंस्टॉलेशन करना हो तो उनके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर है वो है cooperative credit societies। The cooperative credit societies are actively engaged in addressing credit needs of the farmers besides offering a host of related services। एक तो ये सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला होस्ट का कार्य तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये खुद भी जो है क्रेडिट नीड्स जो फार्मर्स की हैं उनको एड्रेस करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। नोटेबली these societies provide guidance in diverse agricultural operations with a view to raise crop productivity। इसके अलावा एक क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो है गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है उनके तहत। Currently cooperatives account for 16 to 70% of the rural credit flow। जो जितना रूरल क्रेडिट फ्लो है उसका 16 to 17% जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के द्वारा किया जा रहा है। The main function of cooperative credit society is to provide timely and increased flow of credit to the farmers। इसका जो मेन फंक्शन है और मूल काम जो है वो ये है कि ये जो फार्मर्स हैं उनको टाइम पर और इंक्रीज्ड क्रेडिट फ्लो अवेलेबल कराए। तो ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमने ये देखा कि जो इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज ऑफ हैं रूरल क्रेडिट वो हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने बात करी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके बाद हमने बात करी रीजनल रूरल बैंक्स RRBs, देन वी टॉक्ड अबाउट कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। लेटेस्ट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब हम बात करें कि जो वर्तमान में इस क्रेडिट की स्थिति क्या है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट की स्थिति क्या है। तो इसके लिए हम निम्न बिंदुओं पे बात कर सकते हैं, फॉलो इन पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। फर्स्ट, द क्रेडिट फ्लो इन दिस सेक्टर इन 2011-12 इज प्लेस्ड रुपीज 4,75,000 करोड़ कि एक जो रूरल सेक्टर है उसमें क्रेडिट फ्लो जो 2011-12 में था वो 4,75,000 करोड़ रुपए का रहा जो काफी बड़ा है। The agricultural debt waiver and debt relief scheme was announced in the Union Budget of 2008-9। जो केंद्र सरकार का जो बजट था 2008-9 का उसमें जो कृषि लोन थे उसको भी माफ किया गया, वेवर किया गया और जो कर्ज माफी की गई वो स्कीम भी लॉन्च की गई। Farmers have been receiving crop loans up to a principal amount of rupees 3 lakh at an effective rate of 4% per annum। किसानों को जो है
एक मुश्त राशि 3 लाख रुपए की दी जाती है, जो कि बहुत ही न्यूनतम ब्याज 4% वार्षिक ब्याज दर पे दिया जाता है। To provide adequate and timely credit support to the farmers, the Kisan Credit Card Scheme was introduced in February 1999। ये KCC स्कीम जो है फरवरी 99 में लॉन्च की गई एंड अबाउट 10.78 करोड़ KCCs had been issued up to October 2011। और अक्टूबर 2011 तक जो है लगभग 10.78 करोड़ KCC जारी कर दिए गए। Government is implementing a revival package for short-term rural cooperative credit structure involving financial outlay of rupees 13,596 crore। गवर्नमेंट जो है एक रिवाइवल पैकेज भी लेकर आ रही है शॉर्ट टर्म जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर था उसके लिए, और इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो लगभग 13,596 करोड़ रुपए का है। रूरल बैंकिंग एक क्रिटिकल अप्रेजल, अगर हम रूरल बैंकिंग की बात करें तो इसके क्या क्या हो सकते हैं कुछ फायदे इसके, अगर हम समालोचना करें। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया कमर्शियल बैंक्स का। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन रूरल एरियाज हैज बीन विटनेस्ड। तो उसके बाद में जो रूरल एरियाज में जो बैंकिंग सिस्टम था उसका काफी फास्टर एक्सपेंशन हुआ। Rural banking has raised the level of rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the Green Revolution। 1966-67 के बाद जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन देखने को आई, उसके बाद जो रूरल बैंकिंग जो है उसका एक रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट में खास करके इसका बड़ा रोल रहा है। एडवांटेजेस ऑफ रूरल बैंकिंग के फायदे क्या हैं? रेजिंग फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। किसानों को जो क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराते हुए फार्म और नॉन फार्म जो आउटपुट हैं उनमें सर्विसेज प्रोवाइड करना और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। जनरेटिंग क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन रूरल एरियाज, गाँव में जो स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसके लिए क्रेडिट अवेलेबल कराना। Achieving food security which is clear from the abundant buffer stock of the grains। आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में काफी अच्छा जो फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक है, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। रूरल बैंकिंग जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं हैं। वो क्या लिमिटेशंस हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रिसीव ओनली वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट दिया जा रहा है प्रोवाइड करा जा रहा है उसका बहुत कम पार्ट जो है बहुत कम पोर्शन जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक पहुंच पा रहा है। रूरल बैंकिंग इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओवरड्यूज एंड डिफॉल्ट रेट। एक चीज ये भी है कि जो रूरल बैंकिंग जो चल रही है, रूरल क्रेडिटिंग जो चल रही है उसमें ओवरड्यूज यानी बकाया और डिफॉल्ट यानी नहीं जमा कराने वालों की जो रेट है वो भी बढ़ गई है। द सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस are inadequate to meet the requirements of agricultural credit। एग्रीकल्चरल सेक्टर में जितना क्रेडिट प्रोवाइड होना चाहिए उसको लेकर के अगर हम बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम हैं, वो पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है। देयर एग्जिस्ट रीजनल इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वितरण किया जा रहा है, वो भी अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो उसमें रीजनल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। It is suggestible that more and more regional rural banks should be set up to meet the credit need of the rural and backward areas of India। तो अब इसके लिए हम यही सुझाव दिया जा सकता है कि जो रूरल एरियाज हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं इंडिया के, वहां पर और ज्यादा जो रूरल बैंक्स खोले जाने चाहिए, आरआरबीज ओपन किए जाए ताकि उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये कुछ और कंसेप्ट हैं जिनको हम यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फंक्शंस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज थ्रू आउट द कंट्रीज। तो हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात जब भी करते हैं, कृषि विपणन की जब भी बात करते हैं, तो इसमें उन सारी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि जो कमोडिटीज हैं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी
हम बात करें तो असेंबलिंग, उनको इकट्ठा करना, उनका स्टोरेज मीन्स उनका संग्रहण करना, प्रोसेस करना, उनकी पैकेजिंग करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उनकी ग्रेडिंग करना क्वालिटी वाइज, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सभी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। In other words, agricultural marketing covers the services involved in moving an agricultural product from the farm to the consumer. अगर हम इसको दूसरे और संक्षिप्त शब्दों में या संक्षिप्त रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको फार्म यानी खेत से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब को हम मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की नीड क्यों है, व्हाई डू वी रिक्वायर दैट। तो यहाँ पर इसके लिए हम कुछ बातें करेंगे। नीड ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ओरिजिनेट्स ड्यू टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स। इसकी जरूरत इसलिए आई कि किसानों को अपना प्रोडक्ट मार्केट या कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो उन जो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, फार्मर्स को इस सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो ये थी। First, farmers while selling their produce to traders suffered from faulty weighing and manipulation of accounts. तो चूंकि फार्मर्स जो हैं इतने लिटरेट तो होते नहीं हैं, तो जब वो अपना प्रोड्यूस ट्रेडर्स तक लेकर जाते हैं, व्यापारियों तक लेकर जाते थे, तो एक तो वहां पर कम तोलने की समस्या, तो उनका वजन जो है कम करके और गलत तरीकों से वे किया जाता था। साथ ही अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का भी काम इन ट्रेडर्स के द्वारा किया जाता था। Due to the lack of knowledge about the prices prevailing in the markets, farmers are often forced to sell their produce at low prices. चूंकि किसान को इतना जानकारी नहीं होती, इतनी सूचनाएं नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है प्राइसेस का जो मार्केट में उस समय चल रही होती है, तो इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनको बाउंड किया कर दिया जाता है कि वो कम रेट पे, चीपर रेट्स पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचें, जो कि फार्मर्स के लिए बड़ा हार्मफुल हो जाता है। Next, farmers did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at better price. अगर किसान मंडी में बेचने के लिए पहुंच गया, मार्केट में अपना प्रोड्यूस लेकर के पहुंच जाता है और उसको पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है जिसको कि वो वापस ले जा करके बाद में जब भी रेट या अच्छे प्राइस उसको मिले तब तक वो उसको स्टोर कर सकें, ऐसे फैसिलिटीज भी उसके पास नहीं होती है। तो नतीजतन वो कम प्राइसेस पे, लोअर प्राइसेस पे ही अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाउंड हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स इज वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। और ये एक टेंटेटिव डेटा है कि जो गुड्स प्रोडक्शन जो फार्म्स में होता है, खेतों से जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 10% तो स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है फार्मर के लेवल पर। Distress sale. Lack of agricultural marketing infrastructure often forces the farmers to sell their produce at low prices for fear of spoilage or to pay off an imminent debt. Distress sale किसको कहेंगे? तो चूंकि जो एक तो जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कमी है, अभाव है, लैक है, उसके वजह से जो फार्मर्स हैं बेचारे, उनको जो अपना प्रोड्यूस है वो या तो खराब होने के डर से बेचना पड़ जाता है, या फिर उसको जो कोई कर्ज उनके ऊपर है उसको चुकाने के लिए उनको अपना प्रोड्यूस कम रेट्स पर भी बेचना पड़ता है। दिस इज टर्म्ड एज डिस्ट्रेस सेल। तो इस तरीके से जो वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में सेल कर देता है, इसे डिस्ट्रेस सेल के नाम से जाना जाता है। फार्मर्स टेंड टू सफर हाईली ऑन द अकाउंट ऑफ दीज सेल्स। और इस प्रकार की जब वो सेल करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, because they not only get a low price for their produce but are also cheated by use of false weights and are charged a high commission। तो न केवल उनको लो प्राइसेस दी जाती है उनके प्रोड्यूस की, बट उनको गलत वजन, गलत तुलाई, तोला जाना और जो हाई कमीशन चार्ज करते हुए उनको लूट लिया जाता है। मेजर्स बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए कुछ साधन अपनाए हैं, वो कौन कौन से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो 4 measures which were initiated to improve the agricultural marketing aspect are discussed below। तो यहाँ पर वो 4 मेजर्स की बात की गई, 4 उन उपायों को बात की गई है
जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट की गई है। फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, बाजारों का नियमितीकरण। The first measure to improve agriculture marketing aspect is regulation of markets to create orderly and transparent marketing conditions. तो इसमें ये प्रोविजंस किए गए हैं कि मार्केट्स को जो है वो रेगुलराइज किया गया और उनको जो है ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मींस पारदर्शी और नियमित रूप से जो है मार्केटिंग कंडीशंस के लिए बाध्य किया गया है। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टेब्लिश, और इसके लिए जो रेगुलेटेड मार्केट्स जो है सेटअप किए गए हैं, जहां पर सेल एंड परचेज ऑफ प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स। तो ये कमिटीज, कुछ मार्केट कमिटीज बनाई गई हैं जिसमें गवर्नमेंट, फार्मर्स और ट्रेडर्स मेंबर होते हैं, और वो इस कमेटी जो है मार्केट्स पे कंट्रोल रखती है, उनको रेगुलेट करती है, उन पे मॉनिटरिंग करती है। मार्केट कमेटी ensure that committees ensure that the farmers get appropriate price of their produce। ये मार्केट कमिटीज इस बात को इंश्योर करती हैं कि फार्मर्स को उनके जो प्रोड्यूस है उसका प्रॉपर प्राइस, अप्रोप्रिएट प्राइस मिल पाए। बाय एंड लार्ज दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। ये जो पॉलिसी आई इसकी वजह से फार्मर्स को तो लाभ हुआ ही, साथ में जो कंज्यूमर्स थे उनको भी बेनिफिट हुआ। However, there still need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated marketplaces to realize the full potential of rural markets। लेकिन अभी भी इतना होने के बावजूद भी हमें करीबन 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट सेटअप करने की आवश्यकता है, जो कि रेगुलेटेड मार्केट के साथ जो है पूरी पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाए। सेकंड जो मेजर जो है वो किया गया वो इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करते हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। इट इज द सेकंड मेजर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एस्पेक्ट। ये दूसरा उपाय है। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वर्तमान में जो फैसिलिटीज हैं आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि रोड्स हैं, रेलवेज हैं, वेयर हाउसेज भंडार गृह, गोडाउन्स गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो इनएडिक्वेट है, अभी पर्याप्त नहीं है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। जो डिमांड इंक्रीज हो रही है उसको फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। थ्रू दिस मेजर गवर्नमेंट एंश्योर द इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस स्कीम की, इस उपाय के तहत गवर्नमेंट जो है इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग थर्ड जो मेजर है, इट इज थर्ड मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट इन रियलाइजिंग द फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर प्रोडक्ट्स। फार्मर प्रोडक्ट्स के लिए जो उचित कीमतों की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। एज मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटीज, फार्मर्स फाइंड themselves better bargainers in the market and get better prices of their produce through collective sale। इसके तहत जो है फार्मर जो है इन सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो अपने आप को जो है अच्छे बार्गेनर के रूप में पाते हैं, क्योंकि वो बार्गेनिंग कर सकते हैं मार्केट में और अपने प्रोड्यूस के लिए जो कलेक्टिव सेल करके और अच्छे रेट्स ले पाते हैं। द सक्सेस ऑफ मिल्क कॉपरेटिव्स इन गुजरात and some other parts of the country are brilliant examples of cooperative marketing। गुजरात में जो मिल्क कोऑपरेटिव है, जिसमें खास करके अमूल का नाम है, वो और कंट्री के अन्य भागों में भी ऐसे जो मिल्क कोऑपरेटिव्स बनी, उनकी जो सक्सेस है उस कोऑपरेटिव मूवमेंट को अच्छे से प्रमोट करती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कोऑपरेटिव्स ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। पिछले कुछ सालों में, कुछ समय में कोऑपरेटिव जो हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स। फार्मर मेंबर्स उतना नहीं हो पा रहे हैं, यानी उनको वो प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैं या प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स हैं, उनमें प्रॉपर लिंकिंग नहीं हो पा रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन कोऑपरेटिव्स का जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी इनएफिशिएंट होना है, तो वो भी एक प्रॉब्लम इस सेक्टर में देखने को मिली। जो फोर्थ जो हम बात कर रहे हैं वो है मेजर जो है उपाय है, वो है सपोर्टिंग पॉलिसीज। इट इज द फोर्थ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट
टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई फोर्थ मेजर है, जिसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया है। डिफरेंट सपोर्टिव पॉलिसीज, इसके तहत जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं वो हैं, सबसे पहले है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव करने का ये बहुत ही शानदार कदम है, महत्वपूर्ण कदम माना गया है। MSP is an assurance to the farmers that a minimum price will be fixed by the government to farmers' produce. No purchasing can be done below this price. However, farmers can sell their produce in open markets above MSP. This policy assured a minimum income to the farmer. गवर्नमेंट के द्वारा ये तय किया गया कि प्रति वर्ष जो रबी और जो खरीफ की जो क्रॉप्स आती हैं उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो पहले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस डिक्लेयर कर दी जाती हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन केस अगर फार्मर्स को जो है मार्केट में रेट उससे कम मिले तो गवर्नमेंट उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेज करेगी, जो कि फार्मर के लिए एक मिनिमम इनकम का अश्योरेंस हो गया। और अगर फार्मर्स को उससे ज्यादा रेट मार्केट में मिल रही है, MSP से ज्यादा अगर मिलती है तो वो उसको ओपनली मार्केट में सेल कर सकता है, और अगर उससे MSP से कम मिल रही है तो फिर MSP पे वो गवर्नमेंट के मार्केट्स में सेल कर सकता है। तो ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम प्रूव हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस, एक ये भी किया। परचेजेस फ्रॉम द फार्मर्स आर केप्ट बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI एज बफर स्टॉक। इमरजेंसी नीड्स के लिए और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है बफर स्टॉक जो है व्हीट और राइस का तैयार किया है, और FCI जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय खाद्य निगम, वो ये बफर स्टॉक को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर, अर्थात अनाज जो है जिसमें राइस और व्हीट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और शुगर चीनी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। Through stock purchased by the government at MSP are used primarily for PDS, Public Distribution System। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टॉक उसने किया है, जो बफर स्टॉक उसने तैयार किया है, उस स्टॉक को वो MSP पे खरीदे हुए इस स्टॉक को जो है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जो सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उस तक पहुंचाती है सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। Distribution of food grains and other necessary items like kerosene oil at subsidized price to the poor takes place through fair price shops। गवर्नमेंट ने फेयर प्राइस शॉप्स सेटअप किए हैं, और इन फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उस तक सब्सिडाइज्ड रेट पे इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाती है। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट का रोटेशनल सिस्टम है, जिसमें वो फार्मर्स की तो हेल्प कर ही रही है, इसके अलावा साथ में जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी भी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट जो एफर्ट है वो है एमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। नए नए मार्केटिंग चैनल्स भी डेवलप हो रहे हैं, वो कौन से हैं? इन इंडिया अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स आर इमर्जिंग। थ्रू दी चैनल्स फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। और इन चैनल्स के माध्यम से फार्मर जो है वो सीधे ही जो है कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। This system increases farmers share in the price paid by the consumer। और इस सिस्टम में जो है फार्मर्स का जो शेयर है, प्राइस जो कंज्यूमर को पेड करने वाली, जो कंज्यूमर द्वारा पेड की जाने वाली जो प्राइस है, उसमें शेयर फार्मर का इंक्रीज होता जा रहा है। अब ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं? तो ये देखिए, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में काम कर रही है। हदसपार मंडी पुणे में काम कर रही है। रायतू बाजार वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट्स इन आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा उजवर सैंडीज फार्मर्स मार्केट जो तमिलनाडु में है। Several national and international fast food chains and hotels are also entering into contracts with the farmers to supply them farm products, fresh vegetables and fruits of the desired quality। इसके अलावा अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स और होटल्स भी काम कर रही हैं, जो सीधे ही फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और वो उनसे इंश्योर कर रही हैं कि उनको जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, वो एक जो उनकी डिजायर्ड क्वालिटी है उसके स्तर पे उनको सीधे उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन मींस उसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या क्या है, वैरायटी क्या है।
Diversification means a major proportion of the increasing labor force in the agriculture sector needs to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors. तो यहाँ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है कि जो रूरल एरियाज में मैक्सिमम और जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है उनके लिए ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए नॉन फार्म सेक्टर्स में, तो इसी को हम डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज एन इमर्जिंग चैलेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये एक बड़ा ही उभरता हुआ चुनौती के रूप में है, चैलेंज के रूप में है अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। दिस इंप्लाइज शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। इंडिया में ज्यादातर फार्मर जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं और उसमें वो एक ही फसल को उगाते रहते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ये लाना है कि वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे काम करे, यानी एक साथ वो कई सारी फसलें उगाएं। In India, where subsistence farming is still dominant, it may also mean a shift from subsistence farming to commercial farming. तो जैसे इस बात को ये ऐसे भी कह रहे हैं कि इंडिया में ज्यादातर जो फार्मिंग सिस्टम है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, कि फार्मर जो है वो अपने जो आवश्यकता की चीजें हैं वो ही फार्मिंग कर रहा है और वो कंजम्पशन के पर्पज से कर रहा है, उसको मार्केट में सेल नहीं करना। तो ये ज्यादा चलता है यहाँ पर, तो उसके लिए वो ज्यादातर जो कॉमन गेहूं जो चना लाइक दैट वही उगाता है, इसके अलावा नहीं करता, कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो नहीं करता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो सबसिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया जाए, तो एक तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स आएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल मिनिमाइज द रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून। अगर मॉनसून फेल्योर भी हो जाता है तो उसका जो रिस्क है उसकी वजह से वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं वो वैरायटी हो जाएगी, तो एक क्रॉप अगर डैमेज भी हो गई तो दूसरी क्रॉप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पर एक ये भी बेनिफिट है। सेकेंड, मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर आप एक ही क्रॉप ग्रो करे जा रहे हैं और बाई चांस उसकी प्राइस जो है वो अगर नीचे चली जाती है, लो हो जाती है, तो फार्मर का तो लॉस हो गया, उसका आधा सीजन चला गया और अब आधे सीजन के बाद कम प्राइस पे बेच रहा है। अगर वो मल्टी क्रॉपिंग कर रहा है या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहा है, तो अगर एक क्रॉप की रेट डाउन भी हो जाती है तो दूसरी क्रॉप उसको बेनिफिट कर देगी, तो कंपनसेशन हो जाता है, तो ये यहाँ पर भी जो है रिस्क कम होता है। नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब हम बात करें सेकंड जो एस्पेक्ट था डाइवर्सिफिकेशन का, वो था प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए सीजनल बेस्ड एक्टिविटी, ये सीजनल एक्टिविटी होती है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन खरीफ सीजन। ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज है वो खरीफ सीजन में होती है, क्योंकि रेनी सीजन होता है और इस समय जो है काफी सारी जो बारिश और इरिगेशन की सुविधाएं होती है, तो इस समय जो एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। But during Rabi season, in the areas where irrigation facilities are inadequate, it becomes difficult to find gainful employment. लेकिन होता यह है कि जब रबी सीजन जब आता है और जहाँ जिन एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है या पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट हैं, तो वहां पर जो है एक एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन अलाइड एक्टिविटीज, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अलाइड एक्टिविटीज को डेवलप किया जाए। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ लाइवलीहुड, अर्थात अलाइड एक्टिविटीज डेवलप की जाएं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जाएं, और इसके अलावा जो लाइवलीहुड है, आजीविका के अन्य साधनों का विकास किया जाए। Also, agriculture sector is already overcrowded. A major proportion of the increasing labor force needs to find alternate employment opportunities in other non-farm sector. इसकी आवश्यकता जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन की इसलिए भी है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ओवर क्राउडेड है, वहाँ मोर देन द रिक्वायरमेंट जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है लेबर फोर्स का, उसको अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाने की जरूरत है। सम नॉन फार्म एक्टिविटीज आर डिस्कस, कुछ अब हम बार बार कह रहे हैं कि नॉन फार्म एक्टिविटीज, तो ये नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या हैं, तो कुछ यहाँ पर हैं। सो इसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी
यूजेज द मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में खास करके खेती नहीं होती, खेती के साथ मिक्स क्रॉप लाइव स्टॉक चलता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। कैटल, गोट्स, फाउल आर द वाइडली डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज, ये पाले जाते हैं। लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, फूड सिक्योरिटी, transport, fuel and nutrition for the family without disrupting other food producing activities। अगर खेती के साथ में एग्रीकल्चर वो करता है और कैटल रियरिंग वो कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री वो करता है, तो उससे उसका क्या होता है कि एक सबसे बड़ा फायदा है कि उसकी इनकम में स्टेबिलिटी आती है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से जो है वो अपने इनकम को मेंटेन रख पाता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाती है, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल और न्यूट्रिशन जो है फैमिली के लिए वो अवेलेबल हो पाता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। टुडे livestock sector alone provides alternate livelihood options to over 70 million small and marginal farmers including landless laborers। आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान जो डेटा है, जो उसकी स्थिति की बात करें तो जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, वो अकेला ही जो है 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो हैं, जिनमें हम लैंडलेस लेबरर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनको ये ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 55% फॉलोड बाय अदर्स। इसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो 55% पोल्ट्री का है, मुर्गी पालन का है। India has about 304 million cattle including 105 million buffaloes। तो ये हमारे नंबर ऑफ कैटल और बफेलोज हैं। A significant number of women also find employment in the livestock sector। livestock sector में एक विमेन जो है, महिलाएं जो है, उनको काफी बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। Milk production in the country has increased by more than 5 times between 1960 2009। अगर हम 1960 और 2009 के बीच की बात करें तो इस पीरियड में जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में वो 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो कि मिल्क प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, टर्म है, तो इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का ये नतीजा है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है इस लेवल पे हम अचीव कर पा रहे हैं। मीट्स, एग्स, वूल, meat, eggs, wool and other byproducts are also emerging as important productive sector for diversification। ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मीट, एग्स, वूल और अदर जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसका मार्केट भी एक बड़े लेवल पे अल्टरनेट जो लाइवलीहुड ऑप्शंस हमको प्रोवाइड कर रहा है। In numbers, our livestock population is quite impressive, but its productivity is quite low as compared to other countries। अब कुछ चिंता के, कंसर्न के विषय भी हैं। वो क्या है कि अगर हम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के नंबर की बात करें तो उसमें तो हम वर्ल्ड में टॉप पर चल रहे हैं, बट अगर हम इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो अदर कंट्रीज के कंपैरेटिवली कम है। यानी हमारे यहाँ लाइव स्टॉक तो बहुत है, पर उनका जो क्वालिटेटिव जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। इट रिक्वायर्स इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रमोशन ऑफ गुड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जाए और जो अच्छी ब्रीड्स, अच्छी नस्ल के पशु तैयार किए जाए जिनसे अच्छी प्रोडक्टिविटी आए। इम्प्रूव्ड वेटरनरी केयर एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स वुड एनहांस सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस थ्रू लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। यहाँ पर हम बात करें तो इम्प्रूव्ड वेटरनरी अर्थात जो मेडिकल फैसिलिटीज है एनिमल्स के लिए, वो भी इम्प्रूव की जानी चाहिए। साथ ही जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज भी ली जानी चाहिए, लैंडलेस लेबरर्स के लिए। इससे जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं वो डेवलप हो पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल फ्लड की, जो दूध से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। It is a system whereby all the farmers can pool their milk produce according to different grading based on quality and the same is processed and marketed to urban centers through cooperatives। तो ये एक ऐसा एक अभियान चलाया गया था कि cooperatives एस्टेब्लिश की गई और ये cooperatives जो हैं वो सारे जो रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो ला करके अपने मिल्क को वहाँ पर बेच सकते हैं, पूलिंग करके वहाँ उनकी ग्रेडिंग हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग उनको रेट मिलती हैं। और इस प्रोसेस्ड और मार्केट, इस जो मिल्क है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अर्बन एरियाज में मार्केटिंग करती है, उनको सेल आउट कर देती है।
In this system, farmers are assured for fair price and income from the supply of the milk to urban markets. तो कोऑपरेटिव जो है फार्मर से मिल्क और उनके मिल्क प्रोडक्ट्स को परचेज करती है फेयर प्राइस पे, अच्छी कीमत पे, और उनकी इनकम इंश्योर करती है और फिर इसको जो है अर्बन एरियाज में, अर्बन मार्केट्स में सेल आउट करती है। गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव व्हिच हैज बीन एमुलेटेड बाय मेनी स्टेट्स। गुजरात जो है अमूल डेयरी के रूप में उसने इसका एक शानदार एग्जाम्पल इंडिया के सामने लिया, और अब जो है कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने डेयरी कोऑपरेटिव्स एस्टेब्लिश करके और इसको फॉलो किया है। एक और जो प्रोडक्टिव जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें जो एक्टिविटी है वो है फिशरीज, मछली पालन। द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फिशरमैन इज कंपैरेटिवली लोअर बिकॉज ऑफ इंडिया में जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनकी जो इकोनॉमिक सोशियो स्टेटस है वो बड़ी पुअर है। उसके कारण क्या है? रैम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक तो उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता। सेकेंड, लो पर कैपिटल अर्निंग्स, उनकी जो कमाई है वो बहुत कम है, निचले स्तर पर है। एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू द अदर सेक्टर, और इसमें जो लेबर है वो दूसरे सेक्टर्स में ज्यादा नहीं जा पाती है, उसकी मोबिलिटी नहीं हो पाती है। हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, साक्षरता की दर जो है वो बहुत हाई है, निरक्षरता की सॉरी, लोगों में लिटरेसी कम है। इंडेटेडनेस अर्थात कर्जा जो है, उनकी देनदारियां बहुत है, कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ये सारे जो है फिशरमैन की प्रॉब्लम्स हैं। हॉर्टिकल्चर जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। Due to varying climate and soil conditions, India has adopted growing of diverse cultural crops such as fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है और सॉइल कंडीशंस भी डाइवर्सिफाइड है। तो इसी का बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पर डिफरेंट हॉर्टिकल्चर, जो डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं, उनकी फार्मिंग करवाई जा रही है। These crops play an important role in providing food, nutrition and employment। और ये जो क्रॉपिंग मेथड है हॉर्टिकल्चर जो है, इससे फूड की सिक्योरिटी तो हो ही रही है, साथ में न्यूट्रिशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। The period between 1991 to 2003 is called Golden Revolution। ये जो 1991 से 2003 का जो अवधि था इसको गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड the planned investment in horticulture became highly productive and the sector emerged as a sustainable livelihood option। तो इस पूरे पीरियड में जो प्लान इन्वेस्टमेंट किया गया हॉर्टिकल्चर में और जो हाई प्रोडक्ट यहाँ से मिले, हाईली लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी आई, उसने इस सेक्टर को इमर्ज तो किया ही, साथ ही ये एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन के रूप में भी इमर्ज हुआ। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर इन producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts and a number of spices, and is the second largest producer of the fruits and vegetables। तो इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पर एक लीडर के रूप में इमर्ज हुआ है और यहाँ पर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जैसे कि मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स और बहुत सारे जो वैरायटी के स्पाइसेस, मसाले जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तो एक हमारे लिए अच्छी खबर है, न्यूज है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स एंगेज्ड इन हॉर्टिकल्चर हैज इंप्रूव्ड एंड हैज बिकम ए मींस ऑफ इंप्रूविंग लाइवलीहुड फॉर मेनी अनप्रिविलेज्ड क्लासेस। इकोनॉमिक कंडीशन है जो फार्मर्स हॉर्टिकल्चर में लगे हुए हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी इंप्रूव हुई है और वो जो है लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं मैनी अनप्रिविलेज्ड क्लासेस के लिए, जो बहुत सारी जो अनप्रिविलेज क्लासेज है सोसाइटी की, उनके लिए भी लाइवलीहुड ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड टिश्यू कल्चर, प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर हाईली प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल वीमेन। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि फ्लावर हार्वेस्टिंग, फूल तोड़ना या फूलों की खेती करना, नर्सरी मेंटेनेंस, जो नर्सरीज है प्लांटेशन की उनकी मेंटेनेंस करना, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन तैयार करना, टिश्यू कल्चर करना,
प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स करना, फूड प्रोसेसिंग के जो टास्क हैं वो करना, ये काफ़ी अच्छे जो लाभदायक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। It has been estimated that the sector provides employment to around 19% of the total labor force. ये डेटा आया है, अनुमान लगाया गया है कि लगभग जो इस सेक्टर में है 90% टोटल लेबर फोर्स का जो है 19% लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा फिगर है। अदर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस, इसके अलावा भी जो अन्य जो रोजगार के साधन है वो क्या है? The IT, information technology has revolutionized many sectors in Indian economy. इसने बहुत सारे सेक्टर्स को एक्टिवेट किया है. It plays a very significant role in achieving sustainable development and food security in the following ways. ये अब निम्न तरीके से जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है. It can act as a tool for releasing the creative potential and knowledge embodied in our people. हमारे लोगों में जो पोटेंशियल है, क्रिएटिव पोटेंशियल है, नॉलेज है, उसको रिलीज करने में एक अच्छे टूल के रूप में काम कर रहा है. Issues like weather forecast, crop treatment, fertilizers, pesticides, storage conditions, etc. can be well administered if expert opinion is made available to the farmers. अगर किसानों के पास आईटी की हेल्प से अगर जो विशेषज्ञों की राय अगर पहुंचाई जाए तो मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्ट है, फसलों का इलाज है, ट्रीटमेंट करना है, फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, पेस्टिसाइड्स यूज करना है, स्टोरेज कंडीशंस को चेक करवाना है, तो वो अच्छे से मैनेज की जा सकती हैं, एडमिनिस्टर की जा सकती हैं. द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी इंक्रीज मैनीफोल्ड. जो क्वालिटी और क्वांटिटी है क्रॉप्स की उसको भी काफी बढ़ाया जा सकता है इफ द फार्मर्स आर मेड अवेयर ऑफ द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज. अगर किसानों को नवीनतम उपकरणों, औजारों और तकनीकियों और संसाधनों की अगर जानकारी मिल जाए तो वो क्रॉप्स की जो क्वांटिटी और क्वालिटी को जो है कई गुना बढ़ाया जा सकता है. इट हैज अश्योर्ड इन ए नॉलेज इकोनॉमी. आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडियन इकोनॉमी को एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में डेवलप किया है, पुशअप किया है. इट हैज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज. इसने जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया है और डेवलप किया है. एवरी विलेज ए नॉलेज सेंटर. प्रत्येक गांव एक ज्ञान के केंद्र के रूप में. MS Swaminathan Research Foundation, an institution located in Chennai, Tamil Nadu, with support from Sri Ratan Tata Trust Mumbai, has established the Jamshedji Tata National Virtual Academy for Rural Prosperity. तो ये जो संस्थान है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, उसने ये चेन्नई में है और इसने सर रतन टाटा ट्रस्ट मुंबई के साथ कोलैबोरेट किया है और जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी एस्टैब्लिश की है जो कि रूरल प्रॉस्पेरिटी पे काम कर रही है. The academy emphasizes to identify a million grassroots knowledge workers who will be enlisted as fellows of the academy. इसने बहुत सारे जो मिलियंस ग्रास रूट नॉलेज वर्कर्स को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं जो कि एकेडमी के फेलोज के रूप में काम करेंगे. द प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन info kiosk, PC with internet and video conferencing facilities, scanner, photocopier, etc. at a low cost and trains kiosk owner. The owner then provides different services and tries to earn a reasonable income. इसका काम क्या है? ये एक इन्फो कियोस्क देंगे जिसमें एक पीसी जो है इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, स्कैनर, फोटोकॉपियर के साथ दिया जाएगा बहुत ही कम रेट पे. और जो कियोस्क ओनर होगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ओनर जो है अलग अलग सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और अपनी एक रीजनेबल इनकम अर्न कर सकता है. The government of India has decided to join the alliance by providing financial support of rupees 100 crore. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके साथ जो है ज्वाइन किया है अलायंस के साथ और जो है 100 करोड़ की फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्म. अब आजकल जो प्रेजेंट टाइम में जो मुद्दा चल रहा है, इश्यू चल रहा है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. मींस डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि वो फ्यूचर जनरेशंस को भी जो है बेनिफिशियल हो और प्रेजेंट टाइम की नीड्स को फुलफिल करते हुए. तो एंड और इसी से रिलेटेड टर्म है ऑर्गेनिक फार्मिंग. Conventional agricultural uses chemical fertilizers and toxic pesticides, etc., which enter the food supply, penetrate the water resources, harm the livestock, deplete the soil,
एंड डिवेस्टेट नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारे परंपरागत जो खेती के तरीके हैं, एग्रीकल्चरल कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल है, उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारी फूड सप्लाई में एंटर करते हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज में मिक्सअप होते हैं, लाइव स्टॉक को हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो सोइल है उसको डिप्लीट कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। साथ ही ये नेचुरल इकोसिस्टम को भी समाप्त खत्म करने में लगे हुए हैं। ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। तो इन सबको देखते हुए, इनके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं उनको देखते हुए एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग is such technology which restores, maintains and enhances the ecological balance। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा टूल है जो कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर करता है, लौटाता है, मेंटेन करता है और उसमें ग्रोथ भी लाता है। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड टू एनहांस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज पूरे वर्ल्ड में जो है ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये हमारी फूड सिक्योरिटी को एनहांस भी करेगी। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग substitutes costlier agricultural inputs like HIV seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc. with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on investment। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है ये जो महंगे कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं जैसे HIV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनके यूज को घटाता है, रिड्यूस करता है। और जो लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं जो कि चीपर होते हैं उनको प्रमोट करना और साथ ही अच्छे अच्छा रिटर्न लेना इन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपोर्ट में भी काम आ रही है और इससे इनकम जनरेट हो रही है। ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग। केमिकल फार्मिंग की बजाय ऑर्गेनिकली जो ग्रोन फूड है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, thus providing us with healthy food। तो इससे हमें हेल्दी फूड मिलता है। प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स फ्री एंड प्रोड्यूसेस पेस्टिसाइड फ्री एंड प्रोड्यूस इज एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। जो प्रोड्यूस लिया जा रहा है इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, ये प्रोड्यूस जो है वो बहुत ही एक तो पेस्टिसाइड फ्री है और साथ ही एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे में तैयार किया गया है। Due to more labor requirement in organic farming, it is an attractive proposition for India। इसमें लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो ये इंडिया जैसे जो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत सुटेबल है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो क्या है? Yields from organic farming are less than modern agricultural farming in initial years। शुरुआती वर्षों में तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोड्यूस हमें मिलता है वो कम मिल पाता है, जो प्रोडक्शन है वो कम आ पाता है। Therefore, small and marginal farmers may find it difficult to adapt a large scale production। इसीलिए जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो है बड़ी डिफिकल्टी इस चीज में आती है कि वो इसको लार्ज स्केल पे नहीं अडोप्ट कर पाते। ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ देन स्प्रेड प्रोड्यूस। जो केमिकली जो प्रोड्यूस किया गया है, फूड तैयार किया गया है, वो उसकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्गर है, जबकि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसकी शॉर्टर लाइफ है। चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इन क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑफ सीजन क्रॉप्स को ग्रो कर पाना बड़ा मुश्किल है, जबकि वो केमिकल फार्मिंग में इजीली किया जा रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और हमने जो है रूरल डेवलपमेंट के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात यहाँ पर की। तो साथियों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी जैसे फार्मर की, वो आप उसको फार्मर की FARMER समझे, और ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई सुझाव सजेशन हो तो काइंडली शेयर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।